बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त बसंत, और फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं गणित को और आसान बनाने के लिए आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। गणित हुआ आसान के इस अंक में आज हम आपको लेके चलेंगे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डेसुला में, और वहाँ पर हमने बच्चों के साथ में जाना कि क्या होते हैं 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं और उनको किन किन विधियों से हल किया जाता है। और इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि गणित के प्राध्यापक प्रमोद कुमार गुप्ता, और उनके साथ में हैं हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डेसुला के कुछ छात्र। तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं, उनको किस तरह से हम हल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डेसुला। नमस्कार छात्रों, मैं धीरेन्द्र सिंह IIT कॉलेज से वरिष्ठ अध्यापक मैथमेटिक्स, और आज हम लोग गणित के एक विषय 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने अपनी पिछली क्लासों में समीकरण के बारे में, 1 चर वाले समीकरण के हल कैसे करते हैं, कैसे इक्वेशन बनाते हैं, उसके बारे में हमने स्टूडेंट को, छात्रों को पढ़ाया था। आज हम लोग यहाँ पर अपने 2 चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक। मेरा नाम प्रमोद कुमार गुप्ता है, देसुला में गणित पढ़ाते हैं। 17 साल से मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ। 3 स्कूलों में कार्य कर चुका हूँ, तीनों ही स्कूल सीनियर स्कूल हैं। अभी आपको गणित विषय में समीकरणों के बारे में बताया जाएगा। ये समीकरण क्या काम आते हैं, ये क्यों पढ़ाए जाते हैं, जीवन में, सामाजिक जीवन में अपने में क्या काम आएंगे ये, और किस तरीके से इनको हल किया जाता है। इससे पूर्व की क्लासों में आपने 1 चर राशि वाले समीकरण पढ़े थे, जिनका हल आपने बड़े अच्छे ढंग से 8वीं क्लास तक किया है। 9वीं क्लास के अंदर हमारे पास में जो समीकरण आते हैं वो 2 चर वाले समीकरण आते हैं। 2 चर का मतलब है कि एक कोई भी वेरिएबल हो, यदि उसको हम वैल्यू रखते हैं, उसकी कम या ज्यादा जैसे जैसे हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी वैसे ही से घटेगी या बढ़ेगी। अच्छा बच्चों, सर ने जो टॉपिक बताया आप उसके विषय के बारे में हम सर आपसे डिस्कस करेंगे, हम भी उसके बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले एक आपका संक्षिप्त परिचय लेते हैं। मेरा नाम हेमा जहांगीर है और मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ और गांव देसुला है। मेरा नाम बीना जहांगीर है और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ और देसुला गाँव है। मेरा नाम देशराज पांचाल है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरा गाँव देसुला है। मेरा नाम सुरेश है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ, मेरा गाँव देसुला। मेरा नाम विपिन जाटव है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ, गांव का नाम देसुला है। मेरा नाम विष्णु है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ, मेरा गांव का नाम देसुला है। मेरा नाम समीम खान है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ, मेरा गांव का नाम है डेरी। मेरा नाम दीपक यादव है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ और मेरा गांव का नाम है देसुला। मेरा नाम पिंटू शर्मा है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ, देसुला गाँव। मेरा नाम प्रमोद पांचाल है, स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ, गाँव देसुला। मेरा नाम निशांत पांचाल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ, गाँव देसुला। मेरा नाम पुष्पेंद्र है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ, गाँव देसुला। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, कैसे उसको हल करते हैं, सर आपको बताएंगे। सर ने एक उदाहरण लिया है 2x + 3y = 5, जो पहली इक्वेशन है, और दूसरी समीकरण है हमारी 3x + 2y = 7। हमारे एक्सपर्ट जो है अभी आपको इसके बारे में बताएंगे, करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं समीकरण क्या होता है, किस काम आता है।
समीकरण का मतलब होता है कि एक तराजू की तरह, जिस तरीके एक तराजू में जब भी हम कोई सामान को रखते हैं, एक तरफ हमारे बांट होते हैं, एक तरफ हमारा सामान होता है। तो जो वेरिएबल से जो चर राशि मानते हैं हम, एक्स वाई जो भी इसमें मानते हैं, वो होते हैं बांट, और जो उसकी वैल्यू होती है, जो मान रखते हैं हम, वो होता है सामान की तरह। दोनों चीजें जब भी बराबर होंगी तभी वो समीकरण कहलाएगा। यदि दोनों की मात्रा बराबर नहीं है तो वो समीकरण नहीं कहलाएगा। सबसे पहले आपने पिछली क्लास में एक चर राशि वाला समीकरण पढ़ा था। उस एक चर राशि वाले समीकरण में एक चर होता था, मान लो कोई भी एक्स वाई या क्या कहेगा जैसे भी होता था, उसके अंदर हम पक्षांतरण करके और उस एक चर का मान निकाल लिया करते थे। नवी क्लास के अंदर आपके यहाँ पर एक चर राशि से अगली स्टेप दो चर राशि वाले समीकरण है कि हम दो चर राशि वाले यदि समीकरण दिए हुए हैं तो उनको हल कैसे करेंगे। दो चर राशि वाले समीकरणों को हल करने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम एक तरीके से ग्राफ से हल करें या इनको गुणा भाग करके और मेथड से इसको हल करें। सबसे पहले हम समीकरणों को एक तरफ लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक चर का यानी कि वेरिएबल को समान बनाना होता है। वो समान हम यदि है ऑलरेडी पहले से ही, जब तो हम उसको हल कर लेंगे, नहीं है तो उस समीकरणों को, दोनों समीकरणों को किसी भी अंक से गुणा करके और उस चर को सबसे पहले समान बनाया जाएगा। जैसे इसके अंदर 2x + 3y बराबर 5 पहली समीकरण में, दूसरी समीकरण में 3x + 2y बराबर। अब ना तो इसमें x वेरिएबल जो चर राशि दी वो समान है और ना ही जो y दिया हुआ है वो समान है। इन दोनों को समान करने के लिए पहली समीकरण को यदि हम 3 से गुणा करें और दूसरी समीकरण को 2 से गुणा करें, तब ये दोनों x जो हमारी जो चर राशि दी हुई है वो समान हो सकती है। तो देख लो, आप बताओ इसको गुणा करके नहीं, देखो पहली समीकरण को 3 से गुणा किया तो ये बदल करके किस रूप में आ गई, +9y बराबर 15। दूसरी समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, ये 6x + 4y बराबर 14। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे। हल करने का मतलब ये होता है यदि हमारे ऊपर नीचे जो वेरिएबल्स हैं वो कट रहे हैं तो काट दो, नहीं तो नीचे वाली समीकरण के साइन चेंज करके और उसको हम काट सकते हैं। एक वेरिएबल को रिमूव करना पड़ेगा ना, जब ही हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक वेरिएबल को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, इसके साइन बदल दिए, नीचे वाली समीकरण के साइन चेंज कर देते हैं। इसको करने के बाद में एक वेरिएबल यहाँ पर हमारा ये रिमूव हो जाता है और दूसरा वेरिएबल केवल बचता है, उसको हम घटा करके लिख देंगे। तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/5। इस तरीके से एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। इसी तरीके से इस y की वैल्यू दोनों जो समीकरण ऊपर दी हुई हैं, इन समीकरणों में से किसी एक में रखने के बाद दूसरे वेरिएबल जो x है उसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। ये तो एक दो चर राशि वाले समीकरणों का एक पैटर्न हुआ कि इस तरीके से हम इनको हल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे कोर्स में इसका जो दिया हुआ है वो लेखा चित्र के रूप में उपयोग करके दिया हुआ है कि लेखा चित्र में इसका उपयोग कैसे करते हैं, लेखा चित्र के अंदर इन समीकरणों को हल कैसे करेंगे। y की वैल्यू पहले वाले समीकरण में रखने पर इसको हल करेंगे। 2x + 3y की वैल्यू 1/5 बराबर 5। इसको हल कर लो, 2x + 3/5 बराबर। अब इस पूरे समीकरण का 5 हम क्या ले लेंगे, लघुत्तम। इसका 5 लघुत्तम लेने के बाद में जो ये 5 है वो रिमूव हो जाएगा और हमारे पास में लीनियर इक्वेशन बच जाएगी। 10x + 3 = 25। 10x = 25 - 3। 10x बराबर 22 और x = 22/10। इसको 2 से काट दो, 11/5। इस तरीके से x और y
दोनों वेरिएबलों की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है। एक जो सीधा सिंपल तरीका होता है, एक तो ये होता है द्विचर राशि वाले समीकरणों का हल करने का। अच्छा ठीक है बच्चों, आपने जो सीखा है द्विघात समीकरण है, द्विचर वाले रैखिक समीकरण है। सर ने अभी बताया आपको कि हम लोग क्या करते हैं कि जो x की और y के जो कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक है, इनको किसी संख्या से गुणा करके पहले बराबर कर लेते हैं, फिर जो बराबर आते हैं उनको हम घटाते हैं। घटाने के लिए हम लोग जो प्रोसेस लगाते हैं उसमें ये होता है कि जब हम घटाते हैं सबके साइन चेंज कर लेते हैं, दोनों साइड के चेंज कर लेते हैं, और जो सेम है वो कट जाएगा, हट जाएगा, घट जाएगा नहीं रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जैसे इस इक्वेशन में हमने जो किया है, पहले इक्वेशन में हमने 3 का मल्टीप्लाई लगा दिया, दूसरे में 2 का मल्टीप्लाई लगा दिया। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो इक्वेशन आई है उसमें से हमने घटा लिया। घटाने के बाद जैसे 6x घटेगा तो 0 आ जाएगा, और दूसरा हमारा 9x है और 4x है। 9y में से 4y गए तो कितना y आएगा? 5y आएगा। ठीक है, 9x में से 4y कितना y आएगा? 5y। कितना y आएगा आप बताइए? 5y आएगा। तो 5y आया। 5y के बाद अब बताइए 15 में से 14 जाएंगे, कितना बचेगा? 5 उधर है, देखो 15 में से 14 जाएगा, एक बचेगा। तो इधर है आपके पास 5y, इधर आपके पास 5y है। अच्छा 5y के बराबर कितना है? y बराबर 1/5। हाँ, तो हम क्या करते हैं, y का साइड चेंज कर देंगे, मतलब उसकी साइड चेंज करेंगे। तो इधर जो y है वो किस में है? हाँ यस, गुणा में है ना। अब जब साइड चेंज होगा तो किस में चला जाएगा? लघुत्तम में। हाँ, जब लघुत्तम में नहीं, किस में जाएगा? गुणा में जाएगा या बटे में? हाँ बटे में, राइट। हाँ, गुणा में नहीं जाएगा बल्कि बटे में जाएगा, यानी कि डिवाइड में जाएगा। तो इधर बताइए y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। y का वैल्यू 1/5। हाँ 1/5। तो y का वैल्यू आ जाएगा 1/5, यानी कि इधर जो 5 है y के साथ जो कोफिशिएंट है 5 यानी गुणा में है, और उधर साइड चेंज करने के बाद ही आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो y का वैल्यू आया आपका 1/5। अब सर ने बताया आपको कि 1/5 जैसे ही y का वैल्यू आ जाता है, अब हम दूसरे पद का वैल्यू निकालते हैं। तो आप बताइए दूसरे पद का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि x का वैल्यू निकालने के लिए हम अब क्या करेंगे? पहले तो हम इनका लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम 5 आता है तो जी, अब लघुत्तम नीचे वाली संख्या हम भाग। पहले हम क्या करेंगे, y का वैल्यू किसी 2 में से किसी एक समीकरण में रखेंगे, है ना। जैसे सर ने बताया हमें कि हम पहले y का वैल्यू किसी एक समीकरण में रखेंगे। तो आपके पास कितनी इक्वेशन है, कितनी समीकरण आपके पास? 2 समीकरण है आपके पास? 2। हाँ, आपके पास 2 समीकरण है। तो हम y का वैल्यू एक समीकरण में या तो 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे। तो हमने क्या किया, 1 में समीकरण में रख दिया। 1 में हमने y का वैल्यू रखा, तो देखिए 2x = 3y। अब y का मान कितना है? y का मान कितना है? 3y। y का मान बताइए कितना है, बताइए। y बराबर 5। y बराबर नहीं 1/5। 1/5। हाँ, y का वैल्यू है 1/5। तो 1/5 हमने उस समीकरण पे 1 में रखा, तो कितना रखा? 2x = 3 × 1/5 बराबर 5, यानी कि 2x = 3y 3/5 = 5। अब हमने क्या किया, इनको पक्षांतरण करके हल किया। हल करने के बाद x का वैल्यू हमारे पास आया 11/5। तो इस तरीके से हमने सीखा कि हमारी जो द्विघात समीकरण है जो पेयर में दी गई है उसमें दोनों का वैल्यू हमने हल करना सीख लिया, जिसमें एक का वैल्यू x बराबर 11/5 और y का वैल्यू 1/5 आया। अब हम लोग दूसरे मेथड से इसको हल करते हैं, ग्राफ से कैसे हल करते हैं उसको सीखेंगे। एक दूसरी विधि है जो द्विचर राशि वाले समीकरणों के काम में आती है, वो है ग्राफ से, कि किस तरीके से ग्राफ के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ग्राफ सबसे आसान तरीका है पढ़ने का। 2 वस्तुओं में या 2 राशियों में उनका वैल्यू को दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका है। उन दोनों को कंपेयर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? ग्राफ। ये 2 यदि वेरिएबलों की वैल्यू हमें बतानी है कि कौन सी ज्यादा, कौन सी कम हो रही है, कौन सी ज्यादा हो रही है। आपने देखा होगा कि जब भी हमने मान लो 2-4 वस्तुएं ली हैं, बाजार गए, 2-4 वस्तुएं खरीदी, उन वस्तुओं को खरीदने में जैसे जैसे हमारे दाम पिछली बार के मुकाबले इस साल बढ़ गए, तो टोटल जो हम लेंगे रुपया, वो भी हमारा खर्च अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसको दिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है ग्राफ, कि किस तरीके से ग्राफ, जिस तरीके की जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है उसको किस तरीके से दिखाया जाता है, वो भी ग्राफ के द्वारा दिखाया जाता है। प्रतिवर्ष मुद्रास्फीति है,
खर्चे हैं, देश का मूल्य सूचकांक है, इस तरीके दिखाने के लिए किस में आता है, सब ग्राफ के। दो चर राशि वाले जो समीकरण है, इनके अंदर जब भी हम एक राशि का एक चर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरे चर की वैल्यू अपने आप उसके वेरी करेगी, उसके अनुसार बदलती रहेगी। और एक ये निश्चित पैटर्न होता है दोनों में, यदि एक की वैल्यू हमने चेंज करी या बदली तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी उसी के अनुरूप अपने आप ही बदलती जाएगी। इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण के अंदर किसी भी एक वेरिएबल का मान हम रखना शुरू कर देते हैं, तो दूसरे वेरिएबल का मान आता हुआ चला जाता है। एक कोई स्टैंडर्ड मान लेते हैं हम कि मान लो x की वैल्यू हम यहाँ पर, इसकी x की वैल्यू हम कुछ भी रखते जाते हैं। मान लो सबसे पहले हमने x की वैल्यू रख दी इसमें 0। यदि हम यहाँ x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 2 × 0 प्लस 3y बराबर 5, ठीक है ना। इसलिए ये तो 0 हो गया, प्लस 3y बराबर 5, यानी कि y बराबर 5/3। तो y की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, 5/3 आएगी, ये वाली वैल्यू। इसी तरीके से यदि इस x में ऐसी कोई वैल्यू, ग्राफ के हिसाब से हमें क्या रखना होता है कि वैल्यू ऐसी आए जिसको कि हम मान सकें, पैमाना मानने में आसानी हो, तो इस तरीके की वैल्यू रखनी चाहिए। इसकी दूसरी x की वैल्यू हम दूसरी रखते हैं यहाँ पर। यदि x की वैल्यू हम यहाँ पर 1 रखते हैं, ठीक है, x की वैल्यू अब हमने क्या रखी 1, इसको फिर 2 × 1 प्लस 3y बराबर 5। अब क्या होगा कि इस समीकरण को हल करने के लिए पक्षांतरण करेंगे। इसको पक्षांतरण करने पर 3y बराबर 5 माइनस 2, क्योंकि ये 2 आएगा ना इधर, इसलिए y बराबर 3y बराबर 3, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/3, यानी कि 1। तो x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। इसी तरीके से जरूरी नहीं कि हम इसमें प्लस की वैल्यू रखें, इसमें हम किसकी वैल्यू भी रख सकते हैं, माइनस की वैल्यू भी रख सकते हैं। यदि हम x की वैल्यू यदि -1 रखें, यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखने पर 2 × -1 प्लस 3y बराबर 5। अब इसका फिर क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। इसको पक्षांतरण करने का मतलब देखो, इसका आसान तरीका ये भी होता है कि उस संख्या को विपरीत चिन्ह से दोनों तरफ ऐड कर दो, वो भी पक्षांतरण कहलाता है कि नहीं कहलाता। जैसे इसमें -2 को हमें इधर से अपनी लेफ्ट हैंड साइड से हटाना है, तो क्या करें, इसमें +2 जोड़ दें और +2 दूसरी साइड जोड़ दें, पक्षांतरण अपने आप आसानी से हो जाता है। 3y बराबर 5 प्लस 2, y बराबर 7/3। इस तरीके से तुम देखो कि इन दोनों वेरिएबलों का जो मान आया है, जो चर राशियों का जो मान आया है, उन चर राशियों के मान में एक निश्चित अंतर आता है। इसके अंदर, इनके अंदर क्या आता है, एक निश्चित अंतर आता है। जो ग्राफ पेपर पर हम जब इसको ड्रॉ करते हैं तो एक सीधी लाइन हमें प्राप्त होती है, जो ये दर्शाती है सीधी लाइन कि वो रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब है कि एक सरल रेखा में यदि उसके ऊपर कोई भी बिंदु हम लेंगे तो उसमें x और y का मान आ जाएगा उसके अंदर, और वो एक सरल रेखा की तरह इंडिकेट करेगा। लेखा चित्र, ये ग्राफ पेपर आप लोगों ने 6ठी क्लास से 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। इसके अंदर 2 तरह के खाने होते हैं, एक बड़ा खाना और एक छोटा खाना। बड़ा खाना और उसके अंदर जो खाने होते हैं छोटे वाले, वो कितने होते हैं, 10 खाने होते हैं, और बीचों बीच उसके एक मिडिल में भी गहरा लाइन खींची होती है जो उसको 2 भागों में बांटती है। इसके लिए इसमें हम सबसे पहले मानते हैं कि पैमाना मानने का कार्य किया जाता है। पैमाना कैसे मानते हैं, ग्राफ पेपर के अंदर सबसे पहले हम 2 अक्ष आपको पता है, एक होता है x अक्ष और एक होता है y अक्ष। जो क्षैतिज अक्ष होता है वो x अक्ष कहलाता है, जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है वो क्या कहलाता है, y अक्ष कहलाता है। क्षैतिज अक्ष जो x अक्ष है उसके ऊपर एक राशि मानी जाती है, चाहे तो हम उसमें से चर राशि में से
x मान लें या y की वैल्यू। अधिकतर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू x अक्ष पर लेते हैं और y की वैल्यू y अक्ष पर लेते हैं। इसमें हम कम से कम हमें 3 निर्देशांकों की जरूरत पड़ती है, यानी 3 हल होने ही चाहिए। x के भी 3 होने चाहिए और y के भी, तभी हम उस ग्राफ को सही ढंग से बना सकते हैं। नहीं तो ग्राफ के ऊपर जो भी मान आएगा, जो भी मान हम लेना चाहेंगे वो गलत आ सकता है। इसलिए 3 मान कोई से भी लेकर के हम जब इसको ग्राफ को खींचेंगे तो कोई से भी मान लो हम ये मान लेते हैं कि x और y के मान इक्वल आ रहे हैं दोनों, कि x का मान भी 1, y का मान भी 1, x का मान भी 2, y का मान भी 2, x का मान 3 और y का मान भी 3। तो आप देखो जब इन वैल्यू को रखेंगे ऐसे तो एक हमें क्या प्राप्त होगी, बिल्कुल 3 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे हमें, और तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। सरल रेखा का तुम जानते हो इसको लीनियर इक्वेशन इसीलिए कहते हैं, इसको सीधी रेखा। एक सरल रेखा की प्राप्त होगी। इसके ऊपर हम कहीं भी, अब ये इस लाइन को हम नीचे से ऊपर तक खींच देते हैं, यदि आगे से पीछे तक, तो आपको पता है ग्राफ के 4 भाग होते हैं। अक्ष के हिसाब से हम मान लेते हैं जो 4 भाग होते हैं। x अक्ष जहां हमने मूल बिंदु माना है O, जानते हो ना, मूल बिंदु, उसके बाईं ओर चलेंगे तो वो -x अक्ष हो जाएगा। इसी तरीके से जब y अक्ष के हम मूल बिंदु से विपरीत दिशा में चलेंगे तो वो -y अक्ष कहलाएगा। यानी कि इसके ऊपर जो मान आएंगे वो किसके आएंगे, माइनस के। तो इस तरीके से जो हमने एक रेखा खींची है, सरल रेखा, इस पर कहीं पर भी हम कोई भी बिंदु ले लें। अब जैसे ये लाइन खींची थी, हम एक बिंदु यहां ले लेते हैं, तो अब इसको यदि x अक्ष की दिशा में मिलाएंगे हम, तो देखो आपको वही उसी के कंपैरेटिवली नंबर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यदि हमने x अक्ष पर 4 लिया और इसको सरल रेखा पर जाकर के मिलाया और फिर उस बिंदु से y अक्ष की दिशा में जाएंगे तो वो भी 4 पर ही जाकर के मिलेगा। यदि हमने 3.5 कोई बिंदु ले लिया 3.5 का और x अक्ष से मिला करके 3.5 से उसको y अक्ष की दिशा में जाएंगे तो वहां भी हमें 3.5 ही प्राप्त होगा। एक बार यदि हम लेखा चित्र खींच लें तो उस समस्या से संबंधित कोई भी आंकड़ा हम यदि पूछेंगे, एक यदि हमें वेरिएबल पता है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू तुरंत प्राप्त हो जाती है, फिर हमें गणना करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो समस्याओं के समाधान के लिए लेखा चित्र, इसलिए कि आसानी से हल हो जाए, इसलिए हम लेखा चित्र का उपयोग करते हैं। तो हेमा अब हमारे साथ हैं, तो हेमा से हम जानते हैं कि भी उन्होंने जो आज सीखा, जो उन्होंने समीकरण बताए और ग्राफ के बारे में बताया, कितना समझ आया? हमें पूरा ये सवाल समझ आ गया है, ग्राफ भी समझ आई है और ये जो समीकरण है वो भी समझ आ गई। पूरा y का मान निकालना आ गया और x का भी मान निकालना आ गया। अच्छा, और अगर इसको रेडियो पे आपको पढ़ाया जाए एज इट इज, जैसे आपको यहाँ पढ़ाया वो रेडियो पे पढ़ाया जाए तो कितना समझ आएगा? बिल्कुल समझ आ जाएगा। और गणित की अगर बात करें तो गणित से डर लगता है या गणित आसान लगता है? डर भी लगता है और आसान भी लगती है। डर क्यों लगता है? थोड़ी सी वो, मतलब डर क्यों लगता है? मतलब समझ नहीं आता है या मुश्किल लगता है या प्रैक्टिस नहीं कर पाते या क्लास में पूरी तरह से कोर्स समझ नहीं पाते? क्या रीजन समझते हैं? थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है, वैसे कर लेते हैं हम सब। अच्छा, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है, तो जो चीज समझ में नहीं आती वो पूछते हो अपने टीचर से? हाँ सर, पूछते हैं हम सर जिन से, तो फिर समझ आती है? फिर समझ में आ जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? बीना जहांगीर। तो बीना जहांगीर है हमारे साथ, जो कि क्लास में भी उन्होंने मैथ्स के इक्वेशन के बारे में सीखा और इसके रेखा चित्र बनाना सीखा। तो कितना समझ आया? फिर भी ये भी समझ में आ गया हमको। अच्छा, समझ में आ गया है। अगर कल को अगर एग्जाम में अगर कोई सवाल आता है इस तरह का तो उसको आसानी से कर लोगे? हाँ। और ये बताओ कि गणित से डर लगता है या आसान लगता है? सर जी डर लगता है। गणित से डर लगता है, क्यों डर लगता है? कोई कोई समझ में आ जाता है, कोई कोई भी नहीं आता है। अच्छा, जो चीज समझ में नहीं आती वो क्यों समझ में नहीं आती? मुश्किल लगता है, कठिन लगता है या समझ नहीं आता है? उसके लिए समझ में नहीं आता है और मुश्किल भी। तो उसके लिए क्या करते हो? अपने टीचर से पूछते हो कि भाई ये सब हमें समझ नहीं आया, इसको कैसे करें? हाँ सर, पूछते हैं ना। तो फिर उसके बाद समझ में आता है? हाँ, आ जाता है ना फिर। अच्छा, ये बताओ कि रेडियो पे अगर आपको ऐसे गणित पढ़ाया जाए, रेडियो से जो गणित पढ़ाया जा रहा है
तो वो कितना समझ में आएगा आपको रेडियो से? हाँ जाएगा। सुनने से समझ पाओगे गणित को? समझ जाएंगे। समझ जाओगे, चलो ठीक है। देसराज पांचाल से जानते हैं कि गणित उनको आसान लगता है मुश्किल लगता है? गणित मेरी फेवरेट विषय है और इसमें मेरे सबसे ज्यादा अच्छा नंबर आते हैं। अच्छा, गणित में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जिनको गणित भूत लगता है? गणित की हमेशा हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। गणित ही ऐसी विषय है जो हमें ज्यादा नंबर ला सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है और हमें इसकी हरदम प्रैक्टिस करनी चाहिए, जब मैथ हमारे दिमाग में बैठती है। तो आपने बिल्कुल सही बताया कि इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि आपने इसमें अगर इक्वेशन आसान से करी है तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जिनको गणित से डर लगता है? गणित हमें जरूर पढ़नी चाहिए और हमें नहीं आती तो फिर अपने बड़े या सर्जियों से पूछ लेना चाहिए और गणित अवश्य पढ़नी चाहिए। और ये बताओ कि रेडियो से अगर गणित पढ़ाई जाए तो क्या समझ में आएगी? हाँ, गणित सुनते भी हैं और वैसे समझ में भी आती है और वैसे खूब समझ में आ जाएगी। ठीक। गणित थोड़ी कठिन लगती है। थोड़ी कठिन लगती है, ज्यादा नहीं लगती? हाँ। अच्छा, तो थोड़ी कठिन में क्या कठिन लगता है गणित में? यो कोई सवाल जैसे अटक जाते हैं तो वो जैसे कोई अटक जाते हैं तो वो नहीं होता। तो जिस सवाल में तुम अटक जाते हो, जैसे तुम्हारे दोस्त ने ही बताया, तुम्हारे क्लास की पढ़ने वाले हैं, उनको तो गणित बहुत आसान लगता है, प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे ज्यादा नंबर भी आते हैं। तो उनसे पूछते नहीं कि भाई तुम लोग कैसे गणित को आसान बनाते हो? सर ये दूसरे सेक्शन में। तो दूसरे सेक्शन में तो क्या हुआ, लेकिन पढ़ते तो गणित ही है ना? हाँ ये सर। तो पूछने को कोई मना तो नहीं करेगा आपसे? नहीं करेगा। अच्छा, इसको तुम्हें समझाया जाए, पढ़ाया जाए, अगर रेडियो की बात करें, रेडियो से अगर पढ़ाया जाए तो समझ में आएगा? सर आ सकता है। आ सकता है, चलो ठीक है। विष्णु हमारे साथ है, विष्णु से जानते हैं कि भाई उनके लिए गणित आसान लगता है मुश्किल लगता है? सर आसान है सर गणित वैसे तो, लेकिन सर हम जैसे पढ़ते हैं तो सर बच्चे शोर करते हैं तो इस वजह से समझ में नहीं आती है। अच्छा, बच्चे शोर करते हैं इसलिए समझ में नहीं आती है। तो बच्चे शोर करते हैं तो क्लास में करते हैं ना, घर में थोड़ी करते हैं तुम्हारे? तो सर घर पे तो सवाल करते हैं ना, हम घर पे सवाल हम करते हैं ना बस। भाई स्कूल में तो क्लास आपकी आधे घंटे की होती है, उसके बाद तो 22 घंटे 23 घंटे आपको घर रहना है। हाँ, तो घर पे सर हम ट्राई करते हैं ना गणित करने की, सवाल करते हैं घर पर। अच्छा, तो प्रैक्टिस करते हो? जी सर। अच्छा, तो मतलब क्या कहना चाहोगे उन बच्चों के लिए जिनको गणित भूत लगता है? सर उन्हें तैयारी करनी चाहिए, गणित के सवाल कर करके हल करने चाहिए, इसलिए उन्हें आसान लगेगी। प्रैक्टिस करनी चाहिए? जी सर, प्रैक्टिस। नहीं, जो चीज समझ में आ रही है वो टीचर से पूछनी चाहिए? जी सर, बिल्कुल सही बात। क्यों डर लगता है गणित से बच्चों को? सर जी मेरे समझ नहीं आती है। अच्छा, समझ नहीं आती। गणित में क्या चीज समझ में नहीं आती? सर जी कोई सवाल समझ में आता है, जो हार्ड होता है वही नहीं समझ आता। अच्छा, जो हार्ड होता है वही समझ में नहीं आता। तो अगर पूछे तो गणित में सबसे आसान क्या लगता है तुम्हें? पहाड़े आसान नहीं लगते? यस। अभी दो का पहाड़ा अगर पूछो तो लिख दोगे तुम? यस सर। अच्छा, 2 का पहाड़ा सुना के बताओ। 2 एम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 8 2 15 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20। क्या बात, बहुत बढ़िया। और अगर मैं इसी में आपको अगर 50 का पहाड़ा मैं बोलूँगे, बताओ पढ़ दोगे? 50 का 50 100 150 200 सर जी मतलब 150 तक भी जाके अटक जाओगे। ठीक है। दीपक हमारे साथ है, दीपक से जानते हैं कि गणित उनको हुआ लगता है या आसान लगता है? गणित हमको आसान लगता है। अगर ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें अगर समझना होता है तो आसान से आ जाती है समझ में। अच्छा, गणित समझना चाहो तो आसानी से आ जाती है। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जिनको गणित से डर लगता है? उनको तो सारा ध्यान गणित पर रखना चाहिए, क्योंकि गणित बहुत हार्ड होती है, इसलिए हम समझ लेना चाहिए अच्छी तरह। समझ लेना चाहिए। और गणित में सबसे आसान क्या लगता है तुम्हें? हमें ये द्विचर वाले पदों और रेखिक समीकरण ये आसान लगते हैं और ग्राफ आसान लगती है। और सबसे मुश्किल क्या लगता है? मुश्किल हमें ये हीरोन का सूत्र, ये 12वीं प्रश्नावली ये कठिन लगती है। अच्छा, ये प्रश्नावली कठिन लगती है। तो उसके लिए क्या करते हो? टीचर से पूछते हो अपने जो चीज मुश्किल लगती है? हाँ, टीचर से पूछते हैं, घर पे भी करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आती। सर जी खूब बताते हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आती है। अगर ट्यूशन करते तो ट्यूशन पे तो आ जाती है। अच्छा, ट्यूशन पे आ जाती है। तो ट्यूशन वाले क्या कुछ अलग पढ़ाते हैं आपके स्कूल के टीचर से? नहीं, वो शॉर्टकट में बताते हैं और सर ये थोड़े बड़े कराते हैं। अच्छा, शॉर्टकट मेथड में आप चाहते हैं कि अभी शॉर्टकट मेथड में आपको बताए जाए गणित के, तब आपको आसानी से समझ में आ जाती है। चलिए ठीक है। तो पिंटू शर्मा से जानते हैं कि गणित उनको आसान लगती है मुश्किल लगती है? सही लगती है। सही लगती है, बहुत बढ़िया है। सही मतलब सही किस सेंस में सही लगती है? मतलब मुश्किल क्या लगता है गणित में? मुश्किल सर ये हीरोन का सूत्र मुश्किल लगता है। अच्छा, और सबसे आसान क्या लगता है गणित? ग्राफ और द्विचर वाले में। अच्छा, समीकरण बहुत आसान लगते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
क्या नाम है तुम्हारा? प्रमोद पांचाल। प्रमोद पांचाल बताएंगे कि भी गणित उनको कैसा लगता है? गणित हमको सही लगता है और हमारे अच्छे नंबर भी आते हैं उसमें, कभी जभी रह जाते हैं कभी जभी रह जाते हैं। तो गणित से ये बताओ कि बच्चों को डर क्यों लगता है? सर ये कुछ तो समझते नहीं, जो सर जी समझाते हैं तो उनको हल्ला मचाने में, डोलने में, इधर उधर करने में रहते हैं। अच्छा, मतलब ध्यान नहीं देते? ध्यान नहीं देते, और जो ध्यान देता है उनको बहुत समझ में आती है। और मुझे एक बात बताओ, क्लास कितनी अटेंड करते हो गणित की? कितने बच्चे मतलब क्लास में, मैथ की क्लास में रेगुलर अटेंड करते हैं? हम कम से कम 10-15 बालक हैं जो रोज पढ़ते हैं क्लास में। अच्छा। और सर जी समझाते हैं जो। और वो कितने बालक हैं जो रोज क्लास में नहीं आते? अरे आधे से ज्यादा नहीं आते, जैसे 55 बच्चे हैं, उनमें से आधे तो घर पर ही रह जाते हैं और आते नहीं, और जो आते हैं आधे ऊपर घूमने चले जाते हैं और डोलते हैं। तो आते क्यों नहीं है मतलब घर से क्लास करने के लिए? अब ये तो हमको भी नहीं पता। अच्छा, ये तुम्हें नहीं पता, बताते नहीं है मतलब? हाँ। निशांत पांचाल। निशांत पांचाल बताएंगे कि गणित से उन्हें डर लगता है या आसान लगता है? गणित एक तरह से डर भी लगता है और आसान भी। जिसके समझ में नहीं आती उसको तो डर ही लगता है, जिसके समझ में आ जाती है उसको कुछ डर नहीं लगता। तो आज जो सीखा तुमने वो समझ में आया तुम्हें? हाँ बिल्कुल आया। समीकरण के बारे में आपको समझ में आया, और जो ये आपको ग्राफ के बारे में बताया, ग्राफ समझ आया? हाँ नहीं, ग्राफ आया था, आता है ग्राफ समझ में, पर करने में जितना ये हार्ड लगता है उतना है नहीं, जितना इसे सोचते हैं उतना ही बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम होता है ये ग्राफ। तो अगर जैसे रेडियो पे अगर ये गणित आपको पढ़ाया जाए तो समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में आएगा। सुनते हो रेडियो पे? हाँ, सुबह। अच्छा, सुबह सुनते हो। तो अभी तक जितना आपने रेडियो से पढ़ा गणित, उसमें कुछ चैप्टर जो हैं, जो सब्जेक्ट जो हैं, समझ में आया? हाँ, कुछ आए थे कि जो भी सर कराते वो और भी टेक्निक से कराते, वो और भी अच्छा करवा देते हैं, पर रेडियो पर भी सही समझ में आता, पूरा एकदम खुला समझ में आता है, एकदम शॉर्ट में, और बहुत वो अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अत्यंत उससे करते हैं जी प्रैक्टिस। पुष्पेंद्र बताएंगे कि गणित आसान लगता है, मुश्किल लगता है? थोड़ा मुश्किल भी लगता है। अच्छा, तो क्यों मुश्किल लगता है? वो सवाल कभी समझ में नहीं आता। अच्छा, कभी मतलब सवाल समझ में नहीं आते, तो क्यों समझ में नहीं आते? ज्यादा कठिन लगते हैं? कौन सी कुछ सब्जेक्ट आपको सबसे कठिन लगता है मैथ में? दूसरी प्रश्नावली। दूसरी प्रश्नावली। अच्छा, तो वो उसके लिए क्या कर रहे हो? मतलब अपने टीचर से पूछते हो कि भी उसको आसान कैसे किया जाए? सर पूछते हैं टीचर से। तो फिर भी समझ नहीं आती? फिर आ जाती है। फिर आ जाती है। तो अगर रेडियो के जरिए आपको गणित पढ़ाया जाए तो क्या लगता है कि समझ में आएगा? बिल्कुल आएगा। बिल्कुल आएगा। और उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जिनको गणित से डर लगता है? उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको भी गणित पढ़नी चाहिए, और अगर समझ में ना आए तो अपने बड़ों से, सहपाठियों से और टीचर से पूछें। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कौन से होते हैं, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम किन किन विधियों से हल कर सकते हैं। इस विषय के बारे में आपको बता रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह, और उनके साथ में थे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डेसुला के गणित के प्राध्यापक प्रमोद कुमार गुप्ता। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक, प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर, और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।